हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में सोशल साइंस एसएसटी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सितंबर वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की कंटिन्यू तैयारी जारी रखिएगा। तो चलिए इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है। यानी कि वो कौन सा विषय है जो कि मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त होगा। ये है ए वाला ऑप्शन। कहा जा रहा है कि इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, यानी कि इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान जो है तो मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सबसे अति उपयुक्त होगा। या भारत का आर्थिक विकास, या वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, या जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया जा रहा है। पहला विकल्प है केवल ए और सी सही है, ए और डी सही है, या बी सी डी सही है, या ए सी और डी सही है। तो देखिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त है। तो देखिए, इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, और जनसंख्या वृद्धि के कारण। यानी कि यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए सी और डी। तो ए सी और डी ये जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए। तो एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में कौन से कौशल को सब विकसित करना चाहिए। विश्लेषण कौशल को, अवलोकन कौशल को, या प्रयोग कौशल को, या तर्क कौशल को। तो देखिएगा यहाँ पे कि एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में जो कौशल, जिस कौशल का सबसे पहले विकसित करना चाहिए तो वो कौशल है अवलोकन कौशल। यानी कि अवलोकन कौशल को सबसे पहले विकसित करना चाहिए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अनुशासन के भाव का विकास कर सके, यानी कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है अनुशासन के भाव का विकास करके, या स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, या विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना ये करके, या कक्षा स्कूल यानी परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। अब यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला विकल्प है केवल पहला और तीसरा सही है, या सेकंड है कि केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही है, या ऑप्शन नंबर 3 है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है, या ऑप्शन नंबर 4 है तीसरा और चौथा सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में जो है तो अनुशासन के भाव का विकास करके विकसित कर सकता है। उसके बाद स्कूल कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, तथा कक्षा स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके, यानी पहला, दूसरा और चौथा। जबकि विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना ये नहीं सही है, ये जो है ये निगेटिव है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा और चौथा ये है ऑप्शन नंबर 3 में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने हेतु उपयुक्त है। ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जो कि सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार या पाने या निपटने हेतु उपयुक्त है। तो विशिष्ट से सामान्य तक, जटिल से सामान्य तक, या फिर ज्ञात से अज्ञात तक, या विश्लेषण से संश्लेषण तक। अब यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला विकल्प है कि ए बी सी सही है। उसके बाद सेकंड है बी सी और डी सही है, या ए सी और डी सही है, या ए बी और डी सही है। यानी कौन सा विकल्प सही है तो बताइएगा। तो देखिए कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने या निपटने हेतु उपयुक्त है। तो विशिष्ट से सामान्य तक, उसके बाद देखिए ज्ञात से अज्ञात तक, तथा विश्लेषण से संश्लेषण तक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी और डी, जबकि बी जो है तो वो नहीं होगा। तो जिस ऑप्शन में बी है उसको काट दीजिए।
तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है तो बी नहीं है, सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी होगी। तो बताइएगा कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु जो सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी होगी। क्षेत्र भ्रमण होगी, या फिर नेक्स्ट है वाद विवाद होगी, या द्वितीय आंकड़ों का विश्लेषण, या फिर विचार वेश प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं ब्रेन स्टार्मिंग, ये होगी। तो देखिएगा यहाँ पे कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली जो होगी तो वो है द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण करना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न का मिलान करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि विवरण चार्ट, एक प्रक्रिया के चरण, उसके बाद संबंध चार्ट तालिका के रूप में डेटा होता है, फ्लो चार्ट ऐतिहासिक विकास, तथा सारणीकरण कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है। तो देखिएगा यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। अब 4 विकल्प में दिया गया है कि पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला तथा डी का दूसरा, या फिर ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला तथा डी का तीसरा, या फिर देखिए ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा तथा डी का पहला। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। अब सी उसमें डी वाले में देखिए ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा तथा डी का पहला। तो बताइएगा कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिएगा यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे सही मिलान करना है। तो देखिएगा यहाँ पे कि विवरण चार्ट जो होता है तो विवरण चार्ट ये होता है ऐतिहासिक विकास के लिए। किसके लिए? तो विवरण चार्ट जो होता है ऐतिहासिक विकास के लिए होता है। उसके बाद बी है कि जो फ्लो चार्ट होता है ये संबंध चार्ट, तो संबंध चार्ट जो दर्शाता है वो कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है संबंध चार्ट। तथा फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट एक प्रक्रिया के चरण को दर्शाता है। तथा सारणीकरण चार्ट, तो सारणीकरण चार्ट जो होता है ये दर्शाता है तालिका के रूप में डेटा को, यानी कि पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो पहले का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है। तो पहला है कि केवल लेखन कौशल को, बी है अंतर्वैयक्तिक कौशल को, सी है तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल को तथा डी है अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल को। अब यहाँ 4 विकल्प दिया जा रहा है। पहला है ए और बी सही है, सी और डी सही है, ए बी सी सही है, या फिर केवल बी सी और डी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है और इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के पूछा जा रहा है किस कौशल को जांचना चाहता है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा तो इसमें देखिएगा कि तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल और अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल को
जांचना चाहता है। यानी कि एक शिक्षक जो है तो छात्रों के तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल और अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल को जांचना चाहता है। किस माध्यम से? तो शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है और इस नीति के माध्यम से तो शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, शिक्षक छात्रों के तार्किक चिंतन और सृजनात्मक कौशल को जांचना चाहता है और अनुप्रयोग एवं प्रस्तुति कौशल को जांचना चाहता है। यहाँ पे सी और डी सही हो जाएगा। तो सी और डी ये है ऑप्शन नंबर सेकेंड में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो ग्राम सभा के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है, ये कथन गलत है। या ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, या ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का है, या फिर ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा व निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए, गलत कथन ये है कि ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, ये कथन गलत है। सचिव जो होता है तो वो सरकारी एग्जाम पास करके आता है, वो एक सरकारी कर्मचारी होता है, ना कि निर्वाचित। तो यहाँ पे यही गलत कर दिया जा रहा है। देखिएगा, निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता है, वो एक सरकारी कर्मचारी होता है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य उपार्जित करना था। तो भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य क्या उपार्जित करना था? सहभागिता द्वारा शासन, या फिर सांस्कृतिक एकरूपता, समांगता, या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, या धार्मिक विविधता। तो बताइएगा कि भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य जो है तो वो क्या उपार्जित करना था। तो पहला है कि ए बी सही है, या बी सी सही है, या ऑप्शन नंबर सी है कि सी और डी सही है, या ए सी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सहभागिता द्वारा शासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यानी कि भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य जो था तो सहभागिता द्वारा शासन करने का उद्देश्य था और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था। तो देखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ कि ए और सी सही है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कथन ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। कथन ए है लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। बी है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न करने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला है ए और बी दोनों सही हैं। सेकंड है ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए सही है लेकिन बी गलत है, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए गलत है लेकिन बी सही है। तो बताइएगा कौन सा विकल्प सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। क्योंकि सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही है, ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिएगा। कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है कि योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। उसके बाद बी है कि रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो रचनात्मक आकलन बताइएगा कि पाठ के अंत में होता है तो कौन सा। देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं, ए सही है परंतु बी गलत है,
या ए गलत है परंतु बी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका कि योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है, तो ये भी गलत है, यानी आपका पहला गलत है। और बी है कि रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका ए और बी दोनों गलत है, तो ए और बी दोनों गलत है, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताइएगा कि सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए है कि सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्या को उत्पन्न करता है। उसके बाद बी है कि सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, न कि व्यक्तिगत कार्यों के लेखे जोखे पर विचार किया जाता है। सी है कि सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषय है जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है। तथा ऑप्शन नंबर डी है कि सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही संकुचित है, इसलिए यह केवल प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के योग्य है। तो आपका कौन सा सही होगा, आपको विकल्प दिया जा रहा है, चार विकल्प, चारों विकल्प में से आपको करेक्ट विकल्प को चयन करना है। तो पहला है कि ए और सी सही है, सी और डी सही है, या केवल ए बी सी सही है, या केवल ए और बी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि सामाजिक विज्ञान विषय की प्रकृति के संबंध में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला वाला कथन आपका देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान एक गत्यात्मक विषय है जो वाद विवाद और परिचर्चा को उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका पहला सही है। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान में केवल व्यक्तिगत मानवीय संबंधों पर विचार किया जाता है, ना कि व्यक्तिगत कार्यों के लेखे जोखे पर विचार किया जाता है, तो ये भैया नहीं होगा, केवल जहाँ है उसको हटा दीजिए। उसके बाद देखिए कि सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से अंतर विषयी है और जिसका केंद्र बिंदु खोज और प्रयोग है, तो आपका सी वाला भी जो है सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल ये दिया गया है डी वाले में, तो इसको भी हटा दीजिए। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए और सी। तो ए और सी आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या दर्शाती है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उसके बाद सेकंड है कि न्यायपालिका विधायिका को उपयुक्त विधि का ढांचा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। सी है कि न्यायपालिका कार्यपालिका को सही रूप से विधियों को कार्यान्वित करने का निर्देश दे सकती है। तथा ऑप्शन नंबर डी है, अगर आवश्यकता हो तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम कर सकती है। तो न्यायपालिका विधायिका के दबाव में काम करेगी, भैया न्यायपालिका तो अपने में स्वतंत्र है, उसे किसी की दबाव की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है तो ये दर्शाती है कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसीलिए जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। मतलब कि न्यायपालिका जो है तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में भी काम नहीं करेगी। तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो कि आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देंगे। तो ये है कि वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती हैं, और चर्चा कीजिए। बी है कि अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए। सी है कि ब्राज़ील एवं भारत की भू आकृति के बीच भेद कीजिए। तथा डी है कि हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और ई है कि मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी। अब किसके लिए किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न जो हैं तो आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। तो आपके लिए आपके सामने जो है 5 विकल्प दिए गए थे और पांचों विकल्प आपने पढ़ लिए। अब इसमें आपको 4 विकल्प दिया जा रहा है, ए बी सी और डी करके। तो इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला है कि केवल ए बी सही है, बी है बी सी सही है, उसके बाद सी है ए बी सी डी ये सही है, या बी सी डी ई सही है। तो देखिएगा यहाँ पे
कि जो आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं, तो वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती हैं, और चर्चा कीजिए। ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, और इस कथन की जांच कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, तो ये आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि ए और बी ये दोनों सही हैं। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा। यानी ऐसा कौन सा धर्म था जो कि 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रूप से उभरा था। तो देखिए, पहला है कि बौद्ध धर्म, सेकंड है ईसाई धर्म, सी है हिंदुत्व, तथा डी है इस्लाम धर्म। तो देखिए कि 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में जो पूछा जा रहा है कि कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा, वो था ईसाई धर्म। सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए, रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। यानी कि नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ इसलिए बिताए, या फिर अपराध के लिए, सत्ता पाने के लिए, या नेक्स्ट है कि सरकारी सत्ताधारी पदों की प्राप्ति के लिए, या ऑप्शन नंबर 4 है कि राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो बताइएगा कि नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ क्यों बिताए। तो देखिए कि नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ इसलिए बिताए क्योंकि रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बिताए थे। यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिए। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसी सरकारी निकायों के कामकाज को समझें। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत, प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगा। पहला है अखबारी लेख, सेकंड है अध्ययन, थर्ड है जीवनी, तथा ऑप्शन नंबर 4 है पाठ्य पुस्तक। तो देखिए कि एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसे सरकारी निकायों के कामकाज को समझें। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत, प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेंगे। तो देखिएगा, वे हैं अध्ययन। अध्ययन जो है, तो अध्ययन संग्रहण का स्रोत, प्रत्यक्ष और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन करिए। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। यानी शिक्षक द्वारा ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो कि अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। तो पहला है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, या क्या सूर्य एक तारा है और क्यों, या उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है, या पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। अब यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि बी और सी सही है, सेकंड है केवल बी सही है, या ए बी सी डी ये सभी सही हैं, या केवल सी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। तो वे प्रश्न हैं कि क्या सूर्य एक तारा है और क्यों, जब तारा है तो वो और क्यों, ये आते हैं, तथा उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है। ये दोनों प्रश्न जो हैं तो अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी और सी। तो देखिए बी और सी किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
अब चलिए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं। यानी ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो कि संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कि पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए, यानी कि ये मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं। या फिर 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत के अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। या सी है जनधन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तथा ऑप्शन नंबर डी है कि 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई और कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। यहाँ पे 4 विकल्प दिया जा रहा है। पहला है ए और बी सही है, उसके बाद सेकंड है कि ए बी सी सही है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि बी सी और डी सही है, या सी और डी सही है, यानी कि कौन सा विकल्प आपका सही है। तो देखिएगा कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं। तो देखिए कि संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकने वाले प्रश्न हैं। पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। यह मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं। तथा बी वाला ऑप्शन देखिए कि 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? और व्याख्या कीजिए। यानी आपका ये दोनों विकल्प जो है ए और बी, तो ए और बी जो है सही हो जाएगा। ए और बी जो है तो ये संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं, यानी कि ये दोनों प्रश्न जो हैं तो संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन प्रश्न को आंकते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ए और बी सही है। अब देखिएगा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार जो है ये किस पक्ष पर है। अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है। ए वाला ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना। बी है परीक्षा में मुख्यतः योगात्मक आकलन को सम्मिलित किया जाना। सी वाला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकास करना। तथा डी है कि परीक्षाएं स्कूल परिसर में ही होती हैं। तो देखिएगा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है। तो आपने 4 ऑप्शन पढ़ लिए। अब 4 विकल्प में दिया गया है कि ए बी सी सही है, या ए सी डी सही है, या ए और बी सही है, या ए और सी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों का अनुमोदन करना, यानी कि पहला विकल्प सही है। और सी वाला है कि विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण विकास या पूर्ण सीमा तक विकास करना, ये सही है। यानी कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्य विधियों के भाग के रूप में विचार किया गया है। तो वो पक्ष कौन सा है? तो वो है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना तथा विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास करना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और सी आपका सही है।